तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं नीट यूनिवर्सल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3, या फिर चैप्टर का नाम बोल देते हैं यूनिट, क्योंकि हम सिक्वेंस तो चल नहीं रहे हैं। तो सिक्वेंस यहाँ वहाँ हो जाएगा, लेकिन चीजें समझ आपको आ जाएंगी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। अब ये पीरियोडिसिटी क्या है वो समझना है। प्रॉपर्टीज तो हम जानते हैं, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है। जैसे देखो, हम लोग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? तो उसमें हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन किसका? जो लिविंग बीइंग थे, जो लिविंग बीइंग थे, हम उनका क्लासिफिकेशन कर रहे थे। बोलो हाँ या ना? अरे यार तुम लोग माइक खोलो अपना पहले, माइक ऑन करो जल्दी से, किसी माइक ऑन करो। तो तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे? हम लोग पहले कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या करा था? उसमें करा था हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किसका? लिविंग बीइंग का, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सारे टाइप के हमारे पास, हमने उनको कुछ क्लास बना के उनको डाला था, फिक्स करा था। तो हमने वो वहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा था। लेकिन अब हमें यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे करना है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। किसका? केमिस्ट्री में करते हैं हम लोग किसका? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, कि एलिमेंट को कैसे ग्रुप में हम डालें। ठीक है, तो उसमें जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी को पहले रीड करते हैं, फिर मैं कुछ चीज बनाने स्टार्ट करता हूँ। इससे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चीज साइंटिस्ट के का ना जो स्टेटमेंट है ना, वो लिखा हुआ है कि द पीरियोडिक टेबल इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट इन द केमिस्ट्री। कंसेप्ट, ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोथ इन प्रिंसिपल एंड इन प्रिंसिपल में भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी प्रैक्टिस में भी। क्योंकि हम आगे जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हर जगह तुम्हें एलिमेंट पढ़ने हैं, हर जगह में एटॉमिक नंबर पढ़ना पड़ेगा, हर जगह तुम्हें उनकी प्रॉपर्टीज से डील करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टी से या फिजिकल प्रॉपर्टी से। यानी कि ये एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम आगे चल के प्रिंसिपल देखेंगे, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे है ना कंसेप्ट, कंसेप्ट इसके अंदर जो आते हैं। यानी इसका जो कंसेप्ट है वो, और इसकी जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, इसकी जो जो इसका जो इस चीज का इस्तेमाल होने वाला है आगे चैप्टर में, इसका मल्टीपल टाइम का यूज होता है हर चैप्टर में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। इट इज द एवरीडे सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, इट इज सजेस्ट न्यू एवेन्यू फॉर रिसर्च टू प्रोफेशनल्स। मतलब ये फालतू बातें लिखी है, इसमें कोई क्वेश्चन तो बनने के आंसर नहीं है ना? तो इसको तुम एक बार पढ़ लेना। साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम यहाँ, इससे कोई क्वेश्चन मेरे को बनता नहीं है कि आने के चांसेस है। ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं कि इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो हम पहले क्या देखेंगे? जैसे उसमें भी हमने हिस्टोरी देखी थी। क्या हिस्ट्री देखी थी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में? हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता था? स्टार्टिंग होता था फूड शेल्टर क्लॉथ के बेसिस पे, खान मतलब रोटी कपड़ा और मकान के बेसिस पे क्या होता था? पहले क्लासिफिकेशन होता था किसका? जो भी चीज हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म था या जो कुछ था, स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन। बाद में क्या हुआ? बाद में हमने बोला था जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, वो किसने दिया था बायोलॉजी में? साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बोलो। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया था, साइंटिफिक बेसिस बोल दिया जाए उसको, तो क्या वो किसने दिया था? एनसीईआरटी में लिखी है लाइन, एज इट इज, कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने दिया था। क्या करा था उसने? प्लांट्स को ट्री में, हर्ब्स में और श्रब्स में क्लासिफाई कर दिया था, और एनिमल्स को क्या कर दिया था? किसमें? इनाइमा और एनिमा में, तो में उसने क्लासिफाई कर दिया था। तो अब क्या है, ऐसे ही हमें इस उसमें हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, पहले अरिस्टोटल पढ़ा, उसके बाद हमने और फिर लिनियस पढ़ा है ना, उसके बाद हमने और कॉपलैंड पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, है ना, बहुत सारे। लास्ट में जाके आरिस्टोटेल पढ़ा, उसके बाद हमने कार्ल बुश के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आगे चल के, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। समझ रहे हो? तो क्या हिस्ट्री है कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। तो इसमें भी क्या है, एलिमेंट की हिस्ट्री, मतलब एलिमेंट को क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की हिस्ट्री इसमें के अंदर पढ़नी है। नहीं ना, पैरेलल में चीजें चला रहे हैं बिल्कुल। तो अब इसमें क्या लिखता है कि इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है? तो पहली बात तो आती है कि वाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो यही क्वेश्चन वहां पे भी आया था कि हमें क्या जरूरत पड़ गई थी, ऐसे क्या हमें मौत आ रही थी कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा। तो उसका भी आंसर एक ही आता है कि हम स्टडी को, उनकी स्टडीज को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अगर हम एक एक करके सब एलिमेंट को, मान लो तुम्हें किसी अपने पास अभी अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट में हमारे पास 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118। अच्छा ये बताओ, पहली बात तो ये है
कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस में आते हैं या मिक्सचर में आते हैं, मिक्सचर में आते हैं या फिर प्योर सब्सटेंस में आते हैं, जल्दी बोलो। प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में अपने आते हैं, एलिमेंट आते हैं। तो एलिमेंट के बारे में हमें बात करनी है तो सबसे पहली चीज क्या है कि अभी तक हमें 118 यानी कि 118 क्या है, हमें एलिमेंट एट प्रेजेंट, मतलब एट प्रेजेंट तो कुछ ज्यादा हो गए हैं, अभी थोड़े से बढ़ गए हैं, बट ठीक है, जो बुक्स में या बाहर रहता है, बुक में कितना लिखा है, एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट आर नोन, ठीक है, बुक लिख रही है इतना, तो तुम इतना मान के चलना, इतना लिख रही है, 114 लिख के चल रही है, तो इतना मान के चलना, ठीक है। तो अब बात आती है कि इतने एलिमेंट हैं, अब पेपर में हालांकि एनसीईआरटी को कॉन्ट्रोडिक्ट को नहीं करेगा, मतलब 114 दिया हुआ है तो ऑप्शन में 114 118 नहीं देगा, या तो 114 देगा या 118 देगा, और 118 आ रहा है तो 118 करना है, 114 अगर नहीं दिख रहा है तुम्हें, 114 ऑप्शन में अगर नहीं दिख रहा है तो 118 करना, ठीक है, या फिर 114 आएगा, तो जो तुम्हें दिखेगा वहां पर कर लेना। तो एट प्रेजेंट कितने 114 एलिमेंट हमें नोन है, क्लियर है। तो उस जब हमें अभी इतने एलिमेंट नोन है, अगर हम एक एक एलिमेंट की स्टडी करने के लिए जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, क्या मतलब क्या उसका स्टडी का, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ें, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ें, समझना ध्यान से। अब इसका मतलब क्या है कि हम पहले देख रहे हैं केमिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो हम देखेंगे ये कैसा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कैसा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका है ना, और इसकी मतलब जो फ्लोरोसेंस मतलब चमकदार है कि कैसा है कंपाउंड, वो सारी चीजें, हम सारी चीजें, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसकी, समझ रहे हो, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, ये सारी चीजें हम जब देख लेंगे ना तो उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सोचो एक एलिमेंट की इतनी सारी स्टडी करो, फिर उसके बाद आओगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, तुम इस एक चीज की, एक एलिमेंट की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, और रिएक्शन कराने के बाद तुम देखोगे कि ये किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, किसके साथ मतलब अगर एक मतलब एक नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कैसा ऑक्साइड ऑक्साइड बनाएगा, तो कैसा ऑक्साइड बनाएगा, नेचर क्या होगा उस ऑक्साइड का, है ना, और किसी और के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, इसकी सारी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी हम करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है अगर हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा करेंगे तो हमारे पास कितना सारा डाटा हो जाएगा, और हमें हर एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ता, एक एक को पर्टिकुलरली हमें स्टडी करना पड़ता, हर एक एलिमेंट को, हम कार्बन को अलग से करते, सिलिकॉन को अलग से करते, समझ लो ध्यान से, और हम क्या करते हैं नाइट्रोजन को अलग से कर रहे होते, सब कुछ सेपरेट करते, सब कुछ सेपरेट डाटा हमारे पास होता। तो एक टेबल के फॉर्म में उसको समझ पाना, क्या मतलब क्या, एक हम एक बोल देंगे कि जैसे बोलेगा नाइट्रोजन फैमिली, तो तुम क्या समझ जाओगे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की नेचर क्या है, एक जैसा है, मोस्ट ऑफ द मतलब क्या है, कुछ जनरल रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन तो है ये ऑलमोस्ट एक जैसे शो करते हैं, इनके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं देखने में, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो इस तरीके से हम हमें कुछ क्या होता है एडवांटेज मिलता है उसको स्टडी करने में, हम एक की बात करके उसके पूरे फैमिली के बारे कैरेक्टर उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये एडवांटेज किससे मिलता है, तो ये जरूरत थी, क्यों जरूरत थी, हम किसी मतलब हम जो है ना एलिमेंट्स की स्टडी को, यहाँ बोल दिया कि हम केमिस्ट्री की टेबल बनाने का काम क्यों बनाई हमने टेबल, इसलिए बनाई है क्योंकि हम केमिकल्स की स्टडी या एलिमेंट्स की स्टडी को कर पाए, ईजी कर पाए, क्या कर पाए ईजी। तो आप पढ़ते हैं लाइन क्या लिखती है, we know why now that the elements are basic unit of all type of matter। तो ये हम समझ चुके थे एलिमेंट्स क्या है, किसी भी मैटर की क्या है बेसिक यूनिट है, जैसे हम तो बोले आयरन मेटल है हमारे पास, तो आयरन मेटल का तुम्हारे पीस पीस है तुम्हारे पास आयरन मेटल का, इसका मतलब क्या है, उसमें Fe नाम का एक क्या है एलिमेंट है, जो कि मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीपल टाइम, यानी उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि Fe क्या है, एक आयरन का एक क्या है आयरन टाइप का एक एलिमेंट होता है, और उसके आयरन के बहुत सारे एटम क्या है वहां उसके अंदर है, एक आयरन ब्लॉक के अंदर, समझ आई ये बात। तो इस तरीके से हर चीज का हम जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हर चीज के अंदर क्या होगा, एक बेसिक यूनिट है, क्या है हर चीज की, ये बेसिक यूनिट होता है क्या एलिमेंट। जैसे हम पहले बोलेंगे तो हमारे पास की हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, तो अगर कंटेनर में हाइड्रोजन गैस हमारे पास रखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट ने मॉलिक्यूल बना लिया है, और वो मॉलिक्यूल क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल उसके अंदर है, समझ रहे हो ध्यान से। तो उसके बाद क्या लिखा है कि इन 1800 में 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स और नोन, हमें केवल 31 एलिमेंट का पता था, कब 1800 के आसपास। वाई 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट हैड मोर देन डबल टू 60
3। हमें 1800 में 31 पता थे, 1865 में 63 हो गए, यानी स्टार्टिंग में कम पता थे एलिमेंट के बारे में, कम एलिमेंट पता थे, और बाद में हमें इस टाइम तक आते आते 1863 तक आते आते हमें 63 एलिमेंट का पता चल गया, जो क्या था पहले वाले से ऑलमोस्ट डबल था, मोर देन डबल था। क्लियर है? जल्दी बोलो, आज ना बात समझ। उसके बाद क्या है, एट प्रेजेंट में हमें कितने एलिमेंट पता है? एट प्रेजेंट में हमें 114 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ध्यान से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें 114 क्या एलिमेंट्स के बारे में जानकारी है, बट इससे ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में जानकारी एट प्रेजेंट है, बट एनसीईआरटी में जो लिखा है उस डाटा को भी और मान लेते हैं। तो ऑफ देम, इतने में पता थे, उसमें से ऑफ देम रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैन मेड। ध्यान रखना, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो डिस्कवर किए गए हैं, जो कि मैन मेड है, नेचर में नहीं मिलते, हमने उनको बनाया। कैसे बनाया है? वही ना, हमने उसमें बम्बार्ड कराया है, न्यूट्रॉन्स डाले हैं न्यूक्लियस में, उसका न्यूक्लियस को करके इस तरीके से क्या है, हमने एक नया न्यूक्लियस बना दिया। तो इस टाइप से रेडियो एक्टिविटी नाम की एक चीज आ गई, तो उससे हमें क्या करा, कुछ नए नए एलिमेंट्स को मतलब बनाया, तो उस डिस्कवरी करी। तो यहाँ पे ये चीज हमें याद रखनी है कि जो 114 एलिमेंट्स हमें पता है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स क्या हैं जो अभी रिसेंटली हमें मिले हैं, उस रिसेंटली एलिमेंट कैसे हैं, एलिमेंट कैसे मैन मेड है, क्या है, अरे बोलो जल्दी से, कैसे हैं, मैन मेड है। एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट आर कंटिन्यू, और नए नए एलिमेंट को बनाए जाने का क्या है, एफर्ट जब भी क्या चल रहा है, और नए नए एलिमेंट्स को हम बना रहे हैं। क्लियर है? विथ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। क्या है, अब जब कह रहा है कि इतने सारे क्या लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, तो उनकी स्टडी करना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिविजुअली, है ना, एक एक स्टडी करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उनकी केमिस्ट्री क्या है, क्या लिखा है, फिर से पढ़ लेता हूँ एक बार। विथ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयर इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली। सोच के देखो, पहले हम क्या करें, पहले हम हर एक एलिमेंट की स्टडी करें। कैसे स्टडी? केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें। फिर उसके बाद इनसे बनने वाले कंपाउंड्स, फिर इससे बनने वाले कंपाउंड्स की भी हम करें स्टडी करें। तो सोच के देखो कितना सारा स्टडी करने के लिए रह जाएगा, और बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो उससे उससे बचने के लिए क्या करें हमने, उस समय न करना पड़े, उससे बचने के लिए हमने क्या करा है, ये एक तरीका निकाला है, टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम। इस चीज से बचने के लिए, है ना, इसको कम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, साइंटिस्ट सर्च फॉर अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। तो उसको क्या करा, साइंटिस्ट ने अपने नॉलेज के बेसिस पे इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा। उसको क्या करा, नॉट ओनली दैट इट वुड रेशनलाइज नॉन केमिकल फैक्ट अबाउट एलिमेंट्स बट इवन प्रिडिक्ट न्यू वन फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। हम इससे केवल जो हमें पता था उसकी जानकारी तो हम दे ही सकते थे, बता ही सकते थे, लेकिन हम इस टेबल बनाने के बाद हम कुछ नई चीजों की भी बारे में प्रेडिक्ट कर सकते थे। अभी हम देखेंगे, अगर हम तुमसे बोल रहे हैं कि सोडियम, तो तुम समझ जाओगे अच्छा सोडियम क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आउटर मोशन में। ये मेटल होती है, सॉफ्ट मेटल होती है, इसको चाकू से नाइफ से काट सकते हैं। जैसे ही बोलेंगे पोटेशियम, तो तुम्हारे दिमाग में पोटेशियम के बारे में वही कैरेक्टर, ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर वही आएंगे जो हम सोडियम के बारे में आते हैं। ये भी एक एल्कली मेटल है, ये भी सॉफ्ट मेटल है, इसको भी हम नाइफ से काट सकते हैं। इसका मतलब है इनके कैरेक्टर एक जैसे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, इसी वजह से हमने इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है। समझ आ रही बात? तो जो चीज हमें पता है उसके बारे में तो हम बता ही सकते हैं, जो चीज हमें नहीं भी पता है इन फ्यूचर हम उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जो आने वाला एलिमेंट है वो ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो हम यहाँ से एक एक चीज को समझेंगे। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी स्टेटमेंट में आ सकता है, ठीक है। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब बात आती है कि हमने पीरियोडिक टेबल को जैसे जेनेसिस यानी कि उसका सिंथेसिस कैसे हुआ, कैसे लोगों ने पीरियोडिक टेबल को बनाना शुरू कर। तो स्टार्टिंग देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिस्टमाइजिंग द नॉलेज गेन्ड बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट। देखो अब एक चीज समझो पहले, यहाँ पे ये सब समझाने से पहले
सबसे पहले जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करा था, ठीक है, वो लेवोजियर ने करा था। किसने किसने लेवोजियर ने। एक लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले, जैसे हमने बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस को क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया। तो ऐसे ही अगर पूछा जाए एलिमेंट का सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने करने की कोशिश करी थी, तो लेवोजियर ने। और लेवोजियर ने क्या बोला था कि एलिमेंट्स को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने, दो क्लासेस में। उन्होंने कह दिया एक तो मेटल की क्लास बना लो, एक नॉन मेटल की क्लास बना लो। जो हार्ड होती है, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, जो चमकदार होते हैं या फिर और ऐसे करेक्टर देख के उन्होंने क्या करा था, मेटल को डिफाइन कर दिया, जो जिनके अंदर डक्टिलिटी होती है, जिनको हम तार बना सकते हैं, मतलब वायर बना सकते हैं। तो इस टाइप के कैरेक्टर के बेसिस में उन्होंने कह दिया कि ये मेटल्स हैं। उन्होंने फिर ऐसे नॉन मेटल की डेफिनेशन दी, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या क्लास बना दी, दो क्लास बना दी, एक मेटल की एक नॉन मेटल की। किसने, लेवोजियर ने। लेवोजियर साइंटिस्ट है। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, पता चला, तो उसमें मेटलॉइड आ गए। क्या आ गए, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं, देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच के जिनके कैरेक्टर होते हैं, समझ लो, जिनमें कुछ कैरेक्टर मेटल्स के होते हैं, कुछ कैरेक्टर किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। हम आगे देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट मेटलॉइड कहलाते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा इस चीज के आने के बाद अब लेवोजियर को समझ नहीं आया कि इसका क्या करना है। इस वजह से उनकी जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड, यानी कि खारिज कर दी गई, उसको हमने हटा दिया। वो अब लोग यूज नहीं करते, उसको मानते नहीं है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेटल के मतलब एलिमेंट केवल दो ही टाइप के होते हैं उनके हिसाब से, एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। क्योंकि बाद में जैसे ही क्या पता चला हमें, बाद में जैसे ही हमें इसके बारे में, मेटलॉइड के बारे में पता चला, तो फिर उनकी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं किसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं डॉबर्नियर की। किसकी, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, इनका नाम था जॉन डॉबर्नियर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहली चीज तो ये है, उनका जो लॉ था वो किसके बेस पे था, किसके बेस पे था। तो उनका जो लॉ था वो बेस था किस पे, एटॉमिक वेट पे। किस पे, एटॉमिक वेट पे। ये चीज हमें याद रखनी है। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ कि डॉबरेनियर का, इनके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलैंड का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे किसका, न्यूलैंड का, डॉबरेनियर का, और उसके बाद एक पढ़ेंगे लोदरमेयर का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैंडेलीफ का। समझना ध्यान से। इन सभी के इन सभी के क्या क्या, इन सभी के जो क्लासिफिकेशन के कहते हैं लॉ थे, तरीके थे, वो सारे के सारे किस पे बेस्ड थे, वो सारे के सारे एटॉमिक वेट पे बेस्ड थे। ध्यान रखना, ये बात बड़ी बात है कि इन सभी के, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करा वो किसके बेसिस पे करा था, एटॉमिक वेट के बेसिस पे। किसके बेस पे, एटॉमिक वेट पे। जैसे हम पढ़ते थे, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने फंजाई का क्लासिफिकेशन करा था, तो बताओ फंजाई के क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या यूज करा था, हमने बोला था उसके हमने माइसीलियम को देखा था, हम उसके स्पोर को देखते थे, और हम किसको देखते थे उसमें, उसकी फ्रूटिंग बॉडी को देखते थे। यही तो देखते थे। अरे माइक खोले जल्दी से, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ। समझ आई ना। तो किस किस के, सबसे पहले डॉबर्नियर का जो बेसिस था वो क्या था, डॉबर्नियर का बेसिस भी क्या था, एटॉमिक बेस था। न्यूलैंड का बेस भी क्या था, तो एटॉमिक वेट था। लोदरमेयर का बेस भी क्या था, एटॉमिक वेट था। और मेंडलीफ का भी बेस क्या था, मेंडलीफ ने एटॉमिक बेस को ही क्या, अपना पीरियोडिक लॉ माना था। क्या था, पीरियोडिक लॉ जो अपना दिया हुआ है वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही दिया था। अब हम देखेंगे आगे चीजें क्या निकल के आती हैं, बट इतना समझ आना चाहिए। तो देखो, डॉवर्नियर ने क्या करा, डॉवर्नियर का ने कहा कि अगर हम, डॉवर्नियर ने क्या कहा, डॉवर्नियर कहते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, कोई तीन एलिमेंट को, ट्राइड है ना, तो अगर हम तीन एलिमेंट्स को क्या है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, एटॉमिक वेट के, देखो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट होता है, उन दोनों के एटॉमिक वेट का सम, क्या ऐसा बोल दिया जाए कि उसका, उनके सम का एवरेज, एटॉमिक वेट के सम का एवरेज किसी दूसरे एटम के सम, उस दूसरे एटॉमिक वेट, दूसरे मतलब बीच वाले सेकंड वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आता है। ये देखो, ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, ये रहा थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना है, फर्स्ट का है 7 और थर्ड का कितना है 9, सॉरी 39। 7 + 39 करो कितना आएगा, कितना आएगा
46, और 46 का एवरेज लोगे तो 46 डिवाइड बाय एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो कितना आएगा 23। तो बताओ डॉवर्नियर ने क्या कहा था, तो डॉवर्नियर ने क्या कहा था, पढ़ लेते हैं एक बार। द जर्मन केमिस्ट जॉन डॉवर्नियर इन अर्ली 80s was the first to consider the idea of trends among property of element. By 1829 he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements। उन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट्स का, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें देखा कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, क्या है, सिमिलर है। In each case, he noticed that the middle element of each of the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weight of other two। ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा था कि अगर हम इसका और इसके एटॉमिक वेट को क्या करके ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो इस बीच वाले का एटॉमिक वेट आ जाता है। बस यही था, और यही बता रहा था कि इन तीनों के क्या है, इन तीनों के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बस सेम है। ऐसा करने पर उनको ऐसा मिला। सुनो ध्यान से, समझ आ रही बात। तो लेकिन ये जो इनका तरीका था ना, ये ज्यादा चीजों में काम नहीं आया, ज्यादा चीजों में ये चीज काम चला नहीं, इससे बात बनी नहीं। तो इससे बात नहीं बनी तो फिर क्या करना पड़ा, बट तुम्हें याद क्या रखना है कि कहाँ कहाँ चला, कहाँ कहाँ चला। तो देखो, एक लिथियम सोडियम पोटेशियम में ट्राइड लगता है, किसमें, लिथियम सोडियम पोटेशियम में ये डोवर्नियर का ट्राइड लगता है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में ट्राइड लगता है। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में ट्राइड लगता है। तो याद रहेगा नहीं रहेगा, नंबर ये याद रह जाए तो ठीक ठीक, नहीं रह जाए तो कम से कम ये ट्रेंड याद रखना है तुम्हें। नहीं समझ आ रही बात, क्वेश्चन आएगा मान लो यहां से क्या आएगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेट ऑफ डोवर्नियर ट्राइड। समझ आ रही बात। अब माइक नहीं खोल रहे तुम लोग, अरे जल्दी बोलो। हेलो, नेटवर्क लगे उसी, समझ नहीं आ रहा निशा, समझ नहीं आ रहा निशा, समझ नहीं आ रहा निशा, समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा तो बताओ, मैं फिर एनसीईआरटी को छोड़ के ना मैं तुम्हें नोट से पढ़ाना शुरू कर दूँ, नोट्स लिख मतलब ऐसा कर ठीक है, एनसीईआरटी से ही पढ़ाओ। हाँ नहीं, इधर से ही पढ़ाओ। एनसीईआरटी से सही ना। हाँ, तो फिर मुझे नोट्स से पढ़ाना पड़ेगा, नोट्स लिख के बुक से यहाँ वहां से लिख के पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एनसीईआरटी क्योंकि इसमें फिलॉसफी लिखी है उसी तरीके से पढ़ते चलते हैं, चीजें तुम्हें आ जाएंगी, मुझे पता है, धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी एक दो बार करने के बाद। तो इतना समझ आ गया। तो तुम्हें इसमें क्या याद रखना है, केवल ये टेबल जो लिखी है ना, इस टेबल के फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, ये तीनों सेट याद रखने हैं तुम्हें। रख लोगे अपने नोटबुक में। लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अभी मैं पूरी टेबल पढ़ाऊंगा तो वहां पे पूरी टेबल में, फुल टेबल में समझ में आएगा। बट केवल स्टार्टिंग में ज्यादा एलिमेंट पता नहीं था, स्टार्टिंग में कम एलिमेंट पता थे, तो उनके टाइम पे ऐसे एलिमेंट पता थे, तो उन्होंने इसी एलिमेंट को ट्राइड बनाने की कोशिश करी। कुछ के बना लिए, कुछ के नहीं बन पाए उनसे। समझ में आ रही बात। अब देखो इनके कहाँ है, यहाँ पे इनके शायद वो लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं इनके, ड्रॉबैक लिखा होगा या डीमेरिट लिखा होगा। 2 मेंबर्स, ठीक है, ये सिंस डोवर्नियर रिलेशनशिप रिफर टू एज द लॉ ऑफ ट्राइड। ये क्या है, लॉ ऑफ ट्राइड भी इसको कह देते हैं। ट्राइड मतलब क्या होता है, 3 लोगों के ग्रुप को हम ट्राइड बोलते हैं। यहाँ पे 3 लोगों के ग्रुप भी तो बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी इसको लॉ ऑफ ट्राइड बोलते हैं। सीम्ड टू वर्क ओनली ऑफ ऑन, ये क्या है, ये सीम्ड टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स, ये केवल कुछ एलिमेंट्स में ही काम कर रहा है, ज्यादा में काम नहीं कर रहा है, ये तो लिखा ना, सीम टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स। इट वॉज डिसमिस कर दिया गया एज कोइंसिडेंस, ठीक है, इसको उसके बाद कर दिया, बाद में हटा दिया गया क्योंकि क्यू के लिए काम कर रहा था, ज्यादा एलिमेंट्स जब जैसे ही और एलिमेंट आए ना तो उस पर ये काम नहीं करा, ये चीज काम नहीं करी। हाँ एक चीज और है कि जो यहाँ पे ट्राइड वाली बात चल रही थी, उसमें मिडिल वाले का बिल्कुल बिल्कुल एवरेज नहीं आता, कभी कभी आता है ऑलमोस्ट एवरेज आता है। क्या आता है, ऑलमोस्ट एवरेज, मतलब तो अगर इसको ऐड करके इसको डिवाइड करने की कोशिश करो तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 88.8 मतलब 8, अगर इसका जो एटॉमिक वेट है वो 88 होता है तो 88 ही आ जाए, थोड़ा सा यहाँ वहां हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज
याद रखनी है। जैसे तुम इसको करके देखो, अगर इसको और इसको ऐड करोगे और इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या इतना आएगा? सवाल ही नहीं है, आएगा इतना? तो डेसिमल है ना 35.5 है, 80 तो नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 80 होता है, लेकिन 80 नहीं आएगा। इसका मतलब इसका कुछ 81.5 आता है, यानी कि थोड़ा बहुत क्या था, वेरिएशन आता है। समझ में आ रही बात? तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है कि क्या है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल एवरेज ही आता है, तो बिल्कुल एवरेज नहीं आता है, ऑलमोस्ट एवरेज आता है। ठीक है। द नेक्स्ट रिपोर्ट अटेम्प्ट टू, अब उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए दूसरे, उन्होंने भी क्या करा, कोशिश करी। उनका नाम क्या था? फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB इनका नाम ही इतना अच्छा है। ही अरेंज द एलिमेंट नॉन element in order to increasing atomic weight and made the cylindrical table of element to display the periodic recurrence of properties. This also did not attract much attention. एक ये यहाँ पे बीच में नई चीज लिखी है जो कि तुम्हें जनरली कोई टीचर भी नहीं बताता है, कोई टीचर नहीं बताता है। इनका नाम भी मैंने खुद पहली बार देखा है। एक साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी के बीच में छुपा के रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फोकस रखना। कभी अगर एनसीईआरटी वाले मतलब एनटी वाले को मन कर गया लोगों को उल्लू बनाने का, परेशान करने का, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। इन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी, इस चीज को याद रखना। कैसी टेबल? एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी, बट इसको भी बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, ये सबको पता रहना चाहिए। ये क्या नाम था इनका? AEB डी कैनकॉर्टियोइस, जो कुछ नाम है इनका है इतना लंबा सा। he arranged then known element in order of increasing atomic weight and made a cylindrical table of element to display the periodic recurrence of property. रहेगा याद नहीं रहेगा? इन्होंने क्या करा, इन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करा, पहली चीज। ठीक है, और अरेंज करने के बाद इन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई। कैसी सिलेंड्रिकल टेबल बनाई? उन्होंने किसको? केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो तुमसे इतना ही पूछा जाए कि सिलेंड्रिकल टेबल किसने बनाई? बस एक ही स्टेटमेंट, एक ही क्वेश्चन, क्या सिलेंड्रिकल टेबल एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो नाम याद रख लोगे? अरे बोलो, हेलो, है ना? ये नई चीज मुझे पहली बार खुद पता चली एनसीईआरटी से, मतलब मुझे खुद से एनसीईआरटी इतनी ज्यादा डीप पढ़नी थी कभी कभी। दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, और ये भी जो ना, ये बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं ले पाया, और इस तरीके से ये भी फेल हो गई। बट फेल भी फिर भी याद रखना, जैसे कि ऑक्टेट भी फेल हो गया, मतलब जो ट्रायड भी फेल हो गया, अभी अगला पढ़ने वाले वो भी फेल हो गया, तो ये भी फेल हो गया था। बट हमें फिर भी इसको याद रखना है, तो क्वेश्चन आएगा तो हम बता पाएंगे। जैसा पूछा जाए कि लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया, तो लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया था? मैचिंग के लिए क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया था? डॉवेर्नियर ने। किसने? चलो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ साइंटिस्ट का नाम। एक मैचिंग क्वेश्चन अगर बनाने के लिए आ जाएगा तो एक साइंटिस्ट का नाम ही हो गया, डॉवेर्नियर, जॉन डॉवेर्नियर। इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। एक साइंटिस्ट ये हो गए, AEB है कर्कोटिस। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एक सिलिंड्रिकल टेबल नाम की चीज बनाई थी एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बन सकता है। एक हम पढ़ने वाले न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल से लिखे हैं, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने भी एक दिया अपना, क्या दिया? इन्होंने अपना लॉ दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जब एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि अगर हम जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में हम क्या करें, अरेंज करें, तो जैसे ही क्या म्यूजिक में 7 नोट होते हैं, ना नोट, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा बोलेंगे तो वो क्या हो, फिर से रिपीट कर रहा है ना, कि वो सा रे गा मा पा धा नी तक बोलेंगे, सही है, 7 नोट हो गए। लेकिन जैसे ही सा बोलेंगे फिर से स्टार्ट कर दिया हमने उस नोट्स को रिपीट करना। तो कहता है कि अगर हम किस एलिमेंट्स को उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, क्या लिखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में उनको करते हैं, अरेंज करते हैं, तो हर एट्थ एलिमेंट, क्या करता है? अपने मतलब फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आएगा। आएगा फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आता है और उससे रिलेशनशिप शो करता है। वही चीज में लिखी हुई है
इस टेबल से हम इस चीज को समझेंगे। देखो कहता है कि अगर टेबल को हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में देखो अरेंज कर दिया, 7, 9, 11, 12 है ना, 14, 16 और 19, ये क्या है एटॉमिक वेट थे, हमने इंक्रीजिंग में इसको अरेंज कर दिया। तो इस जब हमने इनको अरेंज करा तो हमें पता चला 7 किसका होता है, लिथियम का, तो चलो लिथियम आ गया। 9 किसका होता है, बेरिलियम। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट्स को भी अरेंज कर लिया, तो हमने तो इनको अरेंज करा था एटॉमिक वेट को, और इसके हिसाब से हमें पता चला कि ये जो एटॉमिक वेट है वो इस एलिमेंट का, तो हमने उस एलिमेंट को वहां पर लिख दिया। तो हमने कहा कि अगर हम इसको करें पढ़ना शुरू करें तो एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा और वो उसके नीचे आएगा। तो हमने पढ़ा सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद हमने जब अगला लिखना चाहा तो हमने उसको यहाँ रखा। जब हमने उसको यहाँ रखा तो पता चला कि इसकी लिथियम की प्रॉपर्टी और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। कैसी है, सेम है। वही चीज इसमें लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, ही अरेंज, पहली चीज तो ये किसने तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। क्या बोला कि ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने भी एटॉमिक वेट लिया था, मैं बता चुका हूँ। किसने एटॉमिक वेट लिया, डॉवर्नियर ने भी एटॉमिक वेट लिया था, इन्होंने भी एटॉमिक वेट लिया, जो अगले साइंटिस्ट के बारे में बात की थी हम लोगों ने। न्यूलैंड ने भी क्या लिया, एटॉमिक वेट ही लिया। और मैंडलीफ ने और लोदर मेयर ने भी क्या लिया था, बताओ क्या लिया था, एटॉमिक वेट को ही क्लासिफिकेशन का बेसिस माना था। आगे चल के जो अगला क्लास जो हम मॉडर्न वाला पढ़ते हैं ना, मॉडर्न वाले में थोड़ा सा चेंज होता है, और मॉडर्न वाले का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसके किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। किसके बेस पे है, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं उसका बेसिस क्या है, एटॉमिक नंबर है। अरे 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 क्या कर रही है आवाज, आवाज कहाँ संगीत बज रहा है इसका। ही अरेंज द एटॉमिक नंबर, अरे 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 बंद करो बंद करो बंद करो, बर्बाद हो जाएगा। He arranged the element in increasing order of their atomic weight and noted that every eighth element, हर आठवां एलिमेंट had property similar to the first element। समझ आ रही कुछ बात, हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा, सिमिलर होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, सा रे गा मा पा धा नी, तो अगला जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो इसकी और इसकी क्या प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। अब मान लो मैं सा यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं सा यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सा मान रहा हूँ यहाँ से, इस जगह से। तो अब अगर इसको सा बोलता हूँ, देखना, सा रे गा मा पा धा नी, सा कहाँ आएगा, इसके नीचे ही आएगा, नहीं आएगा। इस तरीके से देखो बोरॉन के नीचे जो आएगा उसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होगी। अरे बोलो जल्दी से, समझ आ रही ना बात। तो किसी जिसको तुम फर्स्ट नोट मानोगे ना, जिसको तुम फर्स्ट नोट मानोगे उसके बेसिस पर आठवां नोट क्या आएगा, उसके नीचे आएगा। ठीक है, तो अब याद क्या रखना है कि जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था ये केवल 40 तक ही एप्लीकेबल था। कितने तक, 40 तक। 40 मतलब क्या, 40 एलिमेंट नहीं, एटॉमिक जो मास है ना, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट 40 तक ही ये एप्लीकेबल था। या ऐसा पूछा जाए कि बताओ न्यूलैंड्स ऑक्टेव किस एलिमेंट तक वैलिड था, किस एलिमेंट तक वैलिड था, तो हम बोलेंगे कैल्शियम तक वैलिड था। कहां तक वैलिड था, कैल्शियम तक वैलिड था। ठीक है, तो उसके बाद देखो चाहो तो तुम लोग को ना हम नोट्स इसका प्रोवाइड बता देंगे। ठीक है, लिखा हुआ प्रॉपर नोट्स बता देना अगर तुम लोग को लगती है जरूरत है। वैसे तो जहां तक चाहिए मैं सारी क्लियर कर दूंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत वैसे है नहीं। इस पोर्शन से क्वेश्चन आता नहीं है, जहां से क्वेश्चन आएगा उसको तो और भी अच्छे तरीके से, एटॉमिक जो है ना रेडियाई है, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सारी चीज तो क्रिस्टल क्लियर जाएंगी। उसके उसमें एग्जाम्पल मैं बना पाऊंगा, उसके एग्जाम्पल मुझे जरूरत है एटॉमिक रेडियम समझाने, तो एग्जाम्पल मैं बना सकता हूँ। इसमें अभी हिस्ट्री में क्या एग्जाम्पल बनाऊंगा समझाने वाले, हिस्ट्री में एग्जाम्पल मेरे बन नहीं सकते, ये चीज तुम्हें समझनी है। हिस्ट्री में जो चीज पहले से है उसमें क्या एग्जाम्पल बनाता हूँ, तो ये चीज समझ आ गई। तो द रिलेशनशिप was just like every 8 note that resemble with first note in octave of music। किसी फर्स्ट नोट को पकड़ो और 8 नोट क्या आएगा उसके जस्ट रिपीट हो जाता है। ट्रू ओनली अप टू, ये देखो ध्यान रखना, ये लिखा है, ये छपा रुस्तम बाई लाइन, क्या लिखा हुआ है,
न्यूलैंड्स लॉस ऑफ ऑक्टेव सीम्ड टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। ध्यान से, ट्रू ओनली अप टू कैल्शियम, ये याद रखना है। ये क्या है, इनकी यहाँ इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है, इनकी इनकी बाउंडेशन आ गई है। तो इसमें भी बाउंडेशन थी, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स में ही अप्लाई हुआ, इनका भी कुछ में अप्लाई हुआ, और इनका भी क्या कुछ में ही अप्लाई हुआ। कब तक, कैल्शियम तक। तो हो सकता है कि तुमसे कैल्शियम ये पूछा जाए कि बताओ उस एलिमेंट का नाम बताओ जहां तक आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो होता है, या फिर पूछ लेगा कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताओ। क्या बताओ, एटॉमिक मास बताओ जहां तक लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो होता है। बता दो फिर, बोलो। हेलो। उसके बाद क्या है, द पीरियोडिक लॉ। अच्छा, पीरियोडिक लॉ को एक बार तुम थोड़ा सा समझो। पीरियोडिक लॉ का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए या अप है ना, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो मूव करने पे क्या है, मूव करने पे जैसे टॉप टू बॉटम नहीं बोलते वैसे बोलेंगे, जब हम राइट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। कभी पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओरिजिनल ये रही, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, ध्यान से देखना इसको। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है पूरा? अरे बोलो जल्दी से, पता नहीं कितना टाइम लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें लेफ्ट टू राइट जाता हूं, कैसा, लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। बताओ इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर इस टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की क्या होती हैं, चेंज होती जाती हैं। तो इनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ। क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ। अब ये किस पे बेसिस है, मतलब किस पे डिपेंड करती है इसका पीरियोडिक लॉ? क्या वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है या इसकी एटॉमिक वेट पे बेस करता है? तो देखो ये जो टेबल दिख रही है ना, बड़ी सी टेबल, इसको बनाना सीखेंगे हम कैसे बनाते हैं। इस पूरे टेबल में ध्यान से अगर समझो, इस पूरे टेबल में अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो क्या होते हैं, इनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसका बेसिस माना गया है क्या, एटॉमिक नंबर। क्या माना गया है, एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सी है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसको इसको हम मोजले की पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, हालांकि मोजले बोलना गलत है, इसमें और भी साइंटिस्ट लगे थे, ठीक है, और भी कई साइंटिस्ट लगे थे, तो उन लोगों ने मिलकर ये बनाई है पूरी। ठीक है, समझ आ रहा, बात नहीं आ रहा? तो पीरियोडिक लॉ का मतलब समझ लो, पीरियोडिक लॉ का मतलब क्या है, पीरियोडिक लॉ का मतलब है कि अगर हम टेबल में कहीं से कहीं मूव करते हैं, कहीं से भी कहीं मूव करते हैं, कहीं से भी कहीं मूव करते हैं, तो उसकी क्या है, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती हैं। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं? नहीं समझ आ रहा, इसे समझ नहीं आ रहा? आ रहा सर। आ रहा है ना? उसके बाद क्या है कि द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे ओज इट्स डेवलपमेंट टू रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव। इन्होंने दिया था क्या, जो पीरियोडिक लॉ है वो किसने दिया था, डिमिट्री मेंडलीव ने दिया था। और क्या कहते हैं, एंड द जर्मन केमिस्ट लोदर मेयर वर्किंग इंडिपेंडेंट, दोनों अलग काम कर रहे थे, और लोदर मेयर अलग काम कर रहे थे। इन लोगों ने क्या है, इन लोगों ने अपने अपने पीरियोडिक लॉ दी, और इन लोगों ने भी क्या टेबल बनाने की कोशिश करी। तो अभी तक जो चीजें बन रही थी ना, अभी तक धुआं में चल रहा था ना, धुआं में सारी, मतलब हवा में बात चल रही थी सारी की सारी, कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे देते जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने कुछ साइंटिफिक तरीके से नहीं दी थी, ये साइंटिफिक तरीके से काम किया गया है ना। वो किसने किया है, वो मेंडलीफ ने कराया थोड़ा सा, और किसने कराया, लोदर मेयर ने कराया। किसने कराया, लोदर मेयर। इन लोगों का कुछ भी मना रहे, देखो जी, ये सारे काम आके नोट लगा रहे हैं न्यूलैंड, ये बोले कि नहीं ट्राइड बना लो, एवरेज ले लो, है ना, कुछ फालतू काम कर रहे थे ये लोग। ये सब सही चीज नहीं थी, ठीक है। सही चीज किसने दी है, तो सही चीज की बात करी है डिमिट्री मेंडलीफ ने, इसके अलावा लोदर मेयर ने। किसने, लोदर मेयर ने। तो अब देखना है दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली यानी कि अलग अलग काम कर रहे थे अपने अपनी जगह पे। एक लोग रसिया में काम कर रहे थे, कहाँ गए, ये रशियन साइंटिस्ट थे मेंडलीफ,
और जो जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन है ना साइंटिस्ट या केमिस्ट थे, लोदर में, तो दोनों अलग अपना अपना काम कर रहे थे। क्या कहते हैं, प्रपोज्ड दैट, उन्होंने क्या क्या लॉ दिए इन लोगों ने पीरियोडिक लॉ में, क्या कहते हैं, प्रपोज दैट ऑन अरेंजिंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट सिमिलरिटी अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग पीरियोडिक लॉ। क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ। क्या है पीरियोडिक लॉ, कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, तो क्या होता है, सिमिलरिटी अपीयर्स, कुछ सिमिलरिटी हमें दिखती है किसमें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस टेबल की हम बात कर रहे हैं, मान लो, और हम ओरिजिनल टेबल की बात कर रहे हैं, हालांकि हम उनकी टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, इसी टेबल की हम बात कर लेते हैं। हालांकि ये टेबल किसके बेसिस पे है, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। तो अगर तुम चलना चाहो, यहाँ से लिथियम से चलना शुरू करो और तुम लिथियम से चलते चलते इस साइड पूरा एंड तक जाओ, और घूम कर जैसे ही तुम यहाँ पे वापस आओगे अगली बार इस एलिमेंट के नीचे, तो जो एलिमेंट होगा, क्या उसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर एक जैसे होते हैं या नहीं होते हैं, बोलो। इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है, हेलो। अगर हम यहाँ से मूव करना चाहें और ऐसे टेबल मूव करते हुए जाएं और वापस जैसे ही इसी टेबल के इसी कॉलम के पास आएंगे, इसी कॉलम के नीचे जैसे ही आएंगे, इसका मतलब क्या है कि मतलब हम एटॉमिक नंबर से चल रहे हैं, हम बोले कि हम एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 ऐसे चले 9 10 तक पहुंचे। हमने कहा हमें 11 में जाना है, तो 11 में जैसे ही 11 में पहुंचते, 11 कहाँ आता है, यहाँ आता है। 11 यहाँ आने का मतलब क्या है, अगर 11 इसके नीचे आ रहा है, 11 3 के नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के कैरेक्टर क्या है, सेम है। ठीक है, इसके और इसके कैरेक्टर क्या है, सेम है, इस वजह से इसको नीचे इसके रखा गया है। इसको इसके नीचे क्यों रखा है, क्योंकि इनके कैरेक्टर कैसे सिमिलर है। तो वही चीज इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित इंटरवल के बाद है ना, फिक्स इंटरवल के बाद क्या होता है, अपने आप के कैरेक्टर को और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं एलिमेंट्स, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो अरेंजिंग एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स सिमिलरिटीज अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, लोदरमेयर plotted the physical property such as the atomic volume, melting point, boiling point against atomic weight। अब देखो क्या करा, ये बात हो गई मेंडलीव की थोड़ी सी ऊपर। अब जो हम बात करने वाले हैं, हालांकि मेंडलीव की बात हुई तो इसका लॉ था, क्या था, लॉ था जो दोनों लोगों ने दिया था, दोनों लोगों ने, क्या है, पीरियोडिक लॉ था। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं किसी लोदरमेयर की। तो लोदरमेयर ने जो अपना जो क्या बोले प्रैक्टिकल करा, या फिर बोल दिया जाए कि एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ग्राफ बनाया। क्या बनाया, एक ग्राफ। ग्राफ का बेसिस था, ग्राफ का बेसिस तो वही था, लेकिन उन्होंने ग्राफ में दो चीजें ली थी। एक लिया था एटॉमिक वॉल्यूम, क्या लिया है, एटॉमिक वॉल्यूम, और एक लिया उन्होंने क्या, एटॉमिक वेट। क्या लिया है, एटॉमिक वेट। अब कुछ लोग को यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एनसीईआरटी देखो, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, टीचर क्या पढ़ा के जाते हैं, टीचर ये पढ़ा के जाते हैं कि लोदरमेयर ने जो ग्राफ बनाया था वो एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया था। ध्यान सुनना, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया था। लेकिन केवल एनसीईआरटी इतना नहीं लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि लोदरमेयर ने जो अपने क्या बनाए थे, अपना कर्व बनाए थे, वो एक नहीं बनाया था, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का भी बनाया था, उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट का भी बनाया था। ध्यान सुनना, इसके अलावा उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट एंड एटॉमिक वेट का भी ग्राफ बनाया था। ठीक है, मेनली टीचर किस चीज की बात करते हैं, मेनली टीचर किस कर्व की बात करते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट वाले कर्व की बात करते हैं। नहीं समझ आ रही बात, हम यहाँ पे देखेंगे किताब में, अगर तुम ध्यान से देखना चाहो तो जो ग्राफ बना रखा है इसमें, कहाँ गया ग्राफ, है ही नहीं इसमें तो, अरे इसमें दिया ही नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया मतलब तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है इसका मतलब। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा समझ लो कि उस ग्राफ में होता क्या है। वो जब ग्राफ बनाते हैं ना, स्केच बताने की कोशिश करता हूँ, एक ऐसा ग्राफ बनता है ऐसा। इस ग्राफ में इस साइड क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम ले लेता है, और इस साइड में क्या लेता है, एटॉमिक वेट ले लेता है। ठीक है, तो होता क्या है इसके बाद तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, इस तरीके का।
ऐसे कोई पीक आती है, फिर ऐसी है ना, इस तरीके की चीजें, इस तरीके के मतलब ऐसे बढ़ते हुए चीज आता है, हालांकि छोटा बन गया है ना, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ऐसे कोई ग्राफ बनता है। उसमें यहाँ पे जो टॉप पे आता है ना, टॉप पे आपकी एल्कली मेटल आती है, क्या आती है, एल्कली मेटल आती है। बॉटम पे भी कुछ एलिमेंट आते हैं, समझ रहे हो, बॉटम पे भी कुछ एलिमेंट आते हैं, कुछ मिडिल में एलिमेंट आते हैं। तो इस तरीके से क्या बनती है, ग्राफ बनता है। किसी बुक में दिया होगा तो एक बार देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया नहीं है। बुक में इतना बताया कि उन्होंने बनाया था, उन्होंने किस बेसिस पे ग्राफ बनाया था, ऐसा ग्राफ। तो ये क्या रखना है, उन्होंने जो बेसिस लिए थे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट लिया था। और इस एटॉमिक वॉल्यूम की जगह पे कुछ और भी हो सकता था। उन्होंने 3 ग्राफ बनाए थे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम की, सॉरी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच बनाया था, या बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट के बीच में, या फिर और क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट में। बट टीचर केवल क्या पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ही ग्राफ बनाया था, टीचर इतना पढ़ाते हैं। लेकिन याद रखना उन्होंने ऐसे ग्राफ बनाए थे, यानी इसके साथ में इसका भी ग्राफ बना के देखा था उन्होंने, इसके साथ में इसका भी ग्राफ बना के एटॉमिक वेट के साथ बना के देखा था। नहीं समझ आ रही बात, अरे बोलो बोलो जल्दी से। एंड ऑब्टेन अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न, उन्होंने क्या देखा, पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न देखा। वो पैटर्न क्या था, वो पैटर्न ये था कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो टॉप पे ही आ रहे थे, जैसे कि जितने भी एल्कली मेटल थे, कहते हैं जितने भी एल्कली मेटल थे वो सारे के सारे टॉप पे आ रहे थे। टॉप पे मतलब, अगर हम टॉप से मतलब ये है कि देखो, इस वाले का टॉप क्या होगा, यही होगा, इस वाले का टॉप क्या होगा, यही होगा, इस वाले का टॉप क्या होगा, ये होगा। तो जितने भी एल्कली मेटल थे ना, जितने क्या थे एल्कली मेटल थे, वो कहाँ आ रहे थे, सारे के सारे। एक एल्कली मेटल यहाँ पे आ गया, 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 क्या सब एक ही पोजीशन हर बार ले रहे हैं टॉप इस ग्राफ के अंदर। तो जो नीचे वाली पोजीशन उन्होंने आई, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आ रहे थे, वो अलग टाइप के एलिमेंट थे, समझ रहे हो, वो एक अलग टाइप के एलिमेंट थे। कुछ ये थे कि जो यहाँ पे ग्राफ में चढ़ते हुए जगह पे थे, कुछ ऐसी जगह थे जो कि मतलब होता थे डिसेंडिंग पोर्शन में थे। तो जो असेंडिंग पोर्शन में इस जगह पे आ रहे थे, तो इस वाले में भी असेंडिंग पोर्शन पे कुछ आ रहे थे, इस वाले में भी असेंडिंग पोर्शन पे कुछ आ रहे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ हमें ग्राफ ऐसा मिल रहा था जिसमें सेम पोजीशन ही क्या कर रहे थे, एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहे थे। बताओ हाँ या ना। नहीं समझ आ रही बात, मेरे को लग नहीं रहा तुम लोग को समझ आ रही ना बात समझ, जैसे समझ आ रही है कि ऐसी हवा ऊपर से जा रही है सारी चीजें। आ रही है सर, समझ आ रही है। पक्का। हाँ, वो थोड़ा थॉट में प्रॉब्लम है ना, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, अगर समझ नहीं आए तो मैं बुक से पढ़ाना शुरू कर दूं फिर। सही यहीं से पढ़ाओ, समझ आ रही है। खुशी कहाँ गई, खुशी सो गई क्या, चैप्टर का जागते नाम रहना। क्या है? हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। चलो तो हम देखते हैं अगला। वैसे मैं तुम्हें बता देना, हर चैप्टर का हम एक लास्ट में एक लेक्चर ऐसा करेंगे जिसमें किसी बुक से या किसी नोट से सारा कुछ रिकैप करके पूरा पढ़ लेंगे एनसीईआरटी होने के बाद। जैसे चैप्टर खत्म होगा इसका, तो हम हर चैप्टर का ऐसा करेंगे, ठीक है, किसी नोट सर से। कौन सी बुक का है? अरे एनसीईआरटी पे है, इसका 11th का 12th का? 11th का। अच्छा। ये बात हो गई। हाँ। एलिमेंट दैट क्लोजली elements that closely resembles the modern periodic table. However, his work was not published until after the work of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with development of Mendeleev periodic table. तो देखो इसमें साइंटिस्ट का नाम दिया है ना, तो मुझसे जिसमें कुछ ज्यादा दिया भी नहीं है कि तुमसे इन सब के बारे में पूछा जाए। वो क्वेश्चन बनता नहीं। तुम अगर पुराने कई साल के पेपर उठा के देखो ना, तो हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से या हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इससे नहीं आए, मतलब नहीं आ रहे हैं और आते भी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आता है कोई तो मैंडलीव से आएगा क्वेश्चन, या फिर पीछे कोई आता नहीं क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन किससे आते हैं, एटॉमिक रेडियाई से आते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल से आते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से आते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आते हैं। इन सब चीजों से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो उन पे हमारा फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। बट ये है कि एक बार देख लो, कम से कम इतना याद रखिए किसने कौन सा लॉ दिया।
तो लोदर मेयर ने क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया था, और उस ग्राफ का बेसिस क्या था, तो बेस तो वही था एटॉमिक वेट, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रखा उनके एलिमेंट्स को, तो उन्हें एक ग्राफ मिल गया था। ठीक है, और उन्होंने ग्राफ में क्या प्लॉट, किसके वर्सेस में ग्राफ प्लॉट किया था, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के वर्सेस में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। इतनी सी बात में पता याद रखनी है, नहीं तुम्हें याद रखनी है कि इनका क्या डीमेरिट थे, क्या इनकी अच्छाइयाँ थी, क्या है ना की बुराइयाँ थी। तुम्हें नहीं पढ़ना है ऑक्टेट की क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ थी, और तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हें उसके लिए मैं तुम्हें सीधे नोट्स दे, इस नोट इसको पढ़ लो, वैसे उसकी जरूरत है नहीं। समझ आ रही बात। उसके बाद क्या है, पब्लिश अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ डिमिट्री। तो क्या है, कह रहे हैं कि लोदर मेयर को भी क्या है, एक ये क्रेडिट नहीं मिला कुछ टाइम तक, थोड़ा सा लोग सोते सोते रहे। ठीक है, तो लोदर मेयर को नहीं मिला, मेंडलीफ को तो फिर भी बहुत कुछ मिल गया था। क्या लिखा है कि एलिमेंट दैट क्लोजली resembles the modern periodic table, however his work was not published until after the birth of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of modern periodic table। जब modern periodic table बन गई उसके बाद क्रेडिट इन लोगों को थोड़ा बहुत सर दिया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्रेडिट नहीं मिल रहा था। बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो पीरियोडिक द पीरियोडिसिटी of the elements are a periodic function of their atomic weight। ये बात किसके लिए सही है ये बताना है। पीरियोडिसिटी मतलब होता है उनकी सॉरी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसका एटॉमिक वेट बदलते जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, बदलती जाती है। बोलो हाँ या ना। तो इसी को हम पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं किसको, इसी चीज को, किस चीज को, क्या प्रॉपर्टी का चेंज होना, प्रॉपर्टीज का चेंज होना किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है चीजें वो क्या है, एटॉमिक वेट है। क्या है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ एंड लोदरमेयर द पीरियोडिक फंक्शन, जो पीरियोडिक फंक्शन है या पीरियोडिसिटी है वो किस पे बेस करती थी, तो हम बोलेंगे वो एटॉमिक वेट पे बेस करती थी, एटॉमिक बेस के बेसिस पे ये बनाई गई थी। इसका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें जो पीरियोडिक लॉ है या पीरियोडिसिटी है, क्या है, पीरियोडिक लॉ है या फिर पीरियोडिसिटी है, वो किसके बेसिस पे डिफाइन करी गई है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेंडलीफ अरेंज्ड एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो। मेंडलीफ ने क्या करा, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में क्या करा, अरेंज करा। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे और बनाएंगे भी। तो हालांकि ये अपने काम की तो नहीं है वाली टेबल, बट फिर भी। तो उन्होंने क्या करा, पहली चीज तो ये है मेंडलीफ कितना लिखेंगे, मेंडलीफ ने क्या करा, 7 रो बनाई थी। क्या बनाई थी, 7 रो और 8 कॉलम बनाए थे। कितना, 7 रो बनाई थी और 8 कॉलम बनाई थी। इस तरीके से जो रो बनाई थी वो कैसी बनाई थी, ऐसी। कितनी बनाई थी, ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल क्या बनाई थी, 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाई थी और 8 वर्टिकल कॉलम। इसका मतलब क्या है, ऐसा। कितने हो गए, हो गया 1 2 3 4 5 6, ये लो 7 हो गया, इस साइड बना दो ऊपर 8, इस तरीके से तो 8 बन गई। इस टाइप की टेबल बनाई थी किसने, मेंडलीफ ने। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, हर एक ग्रुप को उन्होंने क्या कर दिया, इसको जो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो क्या है, ये जो कैसे दिख रहा है, ये जो वर्टिकल दिख रहा है, कैसा वर्टिकल, ऐसा वर्टिकल ऐसा, ये जो वर्टिकल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। और इस साइड से अगर इस साइड चलो, ऐसे ऐसे, यानी कि कैसे में, हॉरिजॉन्टल में, कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलो, पीरियड।
तो बताओ इसमें कितने पीरियड हैं और कितने कितने कॉलम है, कितने पीरियड है कितने कॉलम है? इसमें 7 क्या है, 7 पीरियड है। कौन कौन से? देखो ये वाला एक पीरियड, ये वाला दूसरा पीरियड, ये वाला तीसरा पीरियड, ये वाला चौथा पीरियड, पांचवा छठा सातवां बना नहीं क्या, भूल गए? ये लो सातवां बन गया। कितने पीरियड बन गए? 7 पीरियड बन गए हमारे पास। बोलो हाँ या ना। अच्छा बताओ इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कितने कॉलम है? 8 कॉलम है। कितने कॉलम है? 8। कौन सा? एक फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप बोलना चाहिए, कॉलम क्या, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, 7 और 8, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ है, ये तो बन गया मंडलीप का, बट उन्होंने जो नंबर हमने ऐसे दिए, उन्होंने नंबर ऐसे नहीं दिए थे, उन्होंने दिए थे रोमन वाले। कौन से नंबर? रोमन वाले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से 8 तक। ठीक है, और इनके टाइम में स्टार्टिंग में क्या थी, जब उन्होंने टेबल बनाई तब उनके टाइम पे क्या नहीं थी, जीरो ग्रुप की, मतलब जीरो, एक ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा आ गया बाद में, एक यहाँ पे ग्रुप क्या आ गया बाद में, एक्स्ट्रा आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? जीरो ग्रुप। वो किसके लिए आया था? वो आया था नोबल गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए? नोबल गैस। अब ये नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस ऐसी गैसेस होती, कैसे होती कैसी है, ऐसी गैस होती हैं जो कि जनरली किसी से रिएक्शन शो नहीं करती, वो किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ कॉम्बिनेशन पसंद नहीं करती, ऐसी गैसेस को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। कुछ कुछ टाइम बाद क्या हुआ, नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, जैसे नोबल गैस हमको मिलती है, तो अब नोबल गैस को रखना था, तो नोबल गैस को कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए एक नया कॉलम बना दिया गया। ठीक है, नया कॉलम क्या बोले, एक नया नया ग्रुप बना दिया गया, उस ग्रुप को क्या बोला, इसको जीरो ग्रुप बोला गया। और इन सभी ग्रुप को उन्होंने नाम क्या दिया है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे नाम दिया है, फोर्थ ग्रुप, समझ आ रही है? उसके बाद फिफ्थ ग्रुप, इसके बाद ये सिक्स ग्रुप, उसके बाद 7 ग्रुप, उसके बाद क्या आ गया ये 8 ग्रुप, और उसके बाद इस वाले को क्या बोला, जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप में बताओ किसको रखा गया, तो जीरो ग्रुप में क्या आई है, नोबल गैसेस। क्या है ये? नोबल गैस। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो उन्होंने कहा जो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप ये बनाए थे ना, इन सभी ग्रुप को दो दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसमें दो दो सब ग्रुप में, केवल इसको छोड़ के, एट्थ को छोड़ दिया। एट्थ वाले को दो, मतलब सब ग्रुप में डिवाइड नहीं करा, बाकी 1 से लेके 7, है ना, 7th ग्रुप तक सभी को किसमें, सभी को दो दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में? दो दो सब ग्रुप में। निशा समझ आ रही, बात नहीं आ रही? तुम अपना माइक ऑन करके रखो मुझे। अभी ना, अभी थोड़ा रिस्पॉन्स ज्यादा चाहिए, जैसे जैसे ना चीज अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अभी ना थोड़ा चीजें समझ में आनी चाहिए, अब चीजें काम की बढ़ने वाली हैं आगे। तो इसमें जो कार्ड चाहिए, हाँ, तो ये चीज समझ आ गई ना, क्या है कि हर एक ग्रुप को क्या कर दिया, दो दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप कौन कौन से, एक को बोला ए सब ग्रुप और एक को बोला बी। तो इसमें देखो क्या, एक हम बोलेंगे, इस वाले में दो सेक्शन बन जाएंगे। कितने सेक्शन? दो। एक को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप, और एक को क्या बोलेंगे, फर्स्ट बी ग्रुप। तो सोचो क्या इस वाले में दो ग्रुप बन जाएंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप और फर्स्ट, सॉरी सेकंड ए ग्रुप और सेकंड बी ग्रुप। अब इसमें भी क्या बन जाएंगे, दो कौन कौन से, थर्ड ए और थर्ड बी। तो इस तरीके से कहां तक, 7 तक चलेगा, कहां तक, 7 तक चलेगा ना। और 8 वाले ग्रुप में क्या है, इसमें सब ग्रुप नहीं बनाए हैं, लेकिन इसमें 3 3 के क्या है, 3 3 एलिमेंट के ग्रुप बना के अंदर रखा हुआ है। इस टेबल में हम देख लेंगे। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? इसमें ये चीज जो है ना, पहला इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड पीरियड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, और इसको सिक्स, और लास्ट वाले को 7। कितने? तो बताओ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 ग्रुप थे। कितने? 9 ग्रुप। कौन कौन से? 1 से लेके 8 तक। ठीक है, और एक 9वां ग्रुप कौन सा था, जीरो ग्रुप। ठीक है, 9 ग्रुप हो गए। कितने पीरियड थे? तो 7 पीरियड थे, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड थे। तो याद रहेगा ये। और इनके हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। कितने? दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। कितनी बात समझ आती है, नहीं आती? आती है। अच्छा चलो, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी किसकी, मेंडलीव साहब की, वो देख लेते हैं। तो ये रही मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल, दिख रही है नहीं दिख रही है? अरे बताओ, दिख रही नहीं दिख रही? यस दिख रही है ना। तो देखो इन्होंने क्या करा, पहले मैंने बोला था कि इसमें 7 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं?
7 ग्रुप है। कौन कौन से 7 ग्रुप दे रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप और 8 ग्रुप। और जो 0 ग्रुप है ना उसको पहले रख दिया गया है, ठीक है, उसमें उसको पहले रख दिया गया है। क्लियर चीज है? अच्छा, अब मैंने बोला था कि हर एक ग्रुप में क्या है, दो दो सब ग्रुप है। क्या क्या है? दो दो सब ग्रुप, दो दो सब ग्रुप है। एक है तो एक क्या होगा, फर्स्ट ए ग्रुप, तो ये रहा पहला वाला, ये दिख रहा है ना, लिथियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये था इनका फर्स्ट ग्रुप। क्या था? फर्स्ट ग्रुप था। सेकंड ग्रुप कौन सा था? सेकंड ग्रुप था इनका हाइड्रोजन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, है ना, इस तरीके से गोल्ड। ये था इनका क्या, ये इनका सेकंड ग्रुप था। क्या था इनका? सेकंड ग्रुप था। मतलब सेकंड ग्रुप नहीं था, फर्स्ट ए का बी ग्रुप था। क्या था? फर्स्ट बी था। इसमें क्या बताया था मैंने, ए में फर्स्ट ग्रुप में क्या थे, फर्स्ट ग्रुप में क्या है, दो सेक्शन है। कितने, कौन कौन से दो सेक्शन है? एक है अपने पास ए सेक्शन और एक क्या है, बी सेक्शन। तो उसमें से जो पहला दिख रहा है ना, ये वाला लिथियम वाला, तो लिथियम के नीचे क्या है, पोटेशियम, उसके नीचे क्या है, रुबिडियम, उसके नीचे क्या है, सीजियम। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट ए। क्या हो गया? फर्स्ट ए। ये वाला कौन सा हो गया? फर्स्ट बी। ठीक है, ऐसे ही क्या इसमें भी बन जाएगा? बोलो सेकंड में भी, सेकंड ए सेकंड बी। अच्छा देखो ध्यान से, जो ए वाला पोर्शन है, ध्यान रखना, इस ए वाले में क्या आते हैं, इस ए वाले में आती है एल्कली मेटल। क्या आती है? एल्कली मेटल, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या आती है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और वी वाले में क्या आती है? वी वाले में आती है अपनी क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्या आती है? नॉन नॉन मेटल आएंगी। इसके अलावा क्या आएगा, नॉन मेटल के अलावा इसमें आएगी आपकी ट्रांजिशन मेटल। कौन सी मेटल? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है? जो हम लोग नया वाला अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, नई वाली, बिल्कुल नई, उसमें जो डी ब्लॉक की मेटल होती है, कौन सी मेटल? डी ब्लॉक की मेटल होती है। वो मेटल किसमें आती है? वो बी ग्रुप में आती है। किसमें आती है? बी ग्रुप में। अब ये जो मैंने बी ग्रुप बात कर रहा हूँ, मैं केवल फर्स्ट के बी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग हर किसी के बी ग्रुप की बात कर रहे हैं। चाहे तुम सेकंड की बी ग्रुप की बात कर लो, चाहे तुम थर्ड की बी ग्रुप की बात कर लो, किसी के भी बी ग्रुप की अगर बात करोगे तो उन सभी के बी ग्रुप में क्या है, या तो नॉन मेटल होगी या फिर क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगी। और फर्स्ट ए में क्या आएगी, केवल एल्कली मेटल या फिर एल्कलाइन मेटल। बोलो हाँ, अर्थ मेटल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो फर्स्ट का जो ए ग्रुप है, ए में देखो लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया क्या लिखने में, शायद थोड़ा गलत बोल दिया। फर्स्ट में पहले तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आएंगे और इसके अलावा इसमें नॉन मेटल आते हैं। क्या आती है? नॉन मेटल इसमें नहीं आएंगे। इसमें केवल डी ब्लॉक आएगा। क्या आएगा इसमें? केवल ट्रांजिशन मेटल आती है। बी में क्या आती है? केवल इसमें आती है नॉन मेटल्स। ठीक है, ये फर्स्ट मतलब ए वाले में, ए वाले के अंदर। तो ये देखो, ये तो गया फर्स्ट का ए, ये हो गया सेकंड का। सेकंड में क्या है, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये क्या है, ये अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये भी ए के अंदर आ गए। उसके अलावा तुम देखो जिंक है, मैग्नीशियम थोड़ा सा एक्सेप्शन है, हालांकि मैं इतना टेबल को ध्यान से देखना भी है, बट इतना समझ लो, मोटा मोटा समझ लो। ठीक है, ये अब एक्सेप्शन हम तुम समझाने लेंगे इस टेबल को, तो हो गया काम, तुम भी फंसे रहोगे और फिर अगले टेबल में तुम क्या कर दोगे, सब गड़बड़ कर दोगे। तो इतना देखो, एक मोटा मोटा देख लो कि कितने कॉलम थे, कितना क्या था। ठीक है, ठीक है, और 8वें ग्रुप में देख लो, उसमें तुम्हें ज्यादा बड़ा आएंगे, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस टेबल को पढ़ के ना आगे, क्योंकि इसको हमें याद नहीं रखना है, ना ही क्वेश्चन इस टेबल से आएगा। इस टेबल, क्योंकि जो भी क्वेश्चन नए बनते हैं वो नई टेबल से बनते हैं, जो अभी यूज कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट में, उस टेबल से क्वेश्चन आते हैं, इससे नहीं आएंगे। बट हल्का हल्का इसको ध्यान रख लो, पूरा टेबल को याद करेंगे तो हम उस टेबल में कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसको हमें एक्चुअली याद रखना है। तो 8th ग्रुप में देखो, एक एक ये बनाया है, एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसमें आयरन, कोबाल्ट और निकेल, एक ये है ना। कौन से, ये देखो 4 और 5th पीरियड की बात कर रहे हैं। फोर्थ पीरियड में देखो, फोर्थ पीरियड में एक साथ रखे कौन कौन, ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल। समझ में आ रही बात? और इसमें देखो ये रुथेनियम, रोडियम और पैलिडियम, ये एक साथ रखे। इस तरीके से चीजें ये 8th ग्रुप में कंबाइन करके एक एक साथ रखे गए हैं एक ही पीरियड में। ये थोड़ा सा हमें याद रख लेना है, बस इसके अलावा नहीं याद रखना है, नंबर याद रखना है इनका, किसमें 8 क्या है, 8 रो हैं और कितने पीरियड है, वो सारी चीजें। ठीक है, इस टेबल में और तुम्हें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के लिखे हैं वो हमें टेबल वाले तो नहीं रखने याद, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स लाइन में लिखे हैं वो जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ ने अरेंज कर दिया था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितने रो बनाए, वर्टिकल कॉलम बनाए ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और ये सब किस बेस से बनाया था, ये सारा कुछ बनाया है एटॉमिक वेट के इंक्रीज एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इन सच अ
वे दैट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, इस तरीके से बनाया था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो, और जो जिस प्लेस पे आ रहे हैं ना उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, जिसके नीचे जो आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी उस ऊपर वाले से मैच करनी चाहिए। मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट वाज मोर एलाबोरेट देन दैट ऑफ लोथर मेयर्स। देखो लोथर मेयर ने बनाया था कर्व, और कर्व को थोड़ा सा पढ़ पाना मुश्किल होता है, समझ लो ना, ऐसा एक कर्व बना दिया ऐसा, ऐसा कर्व, तो कर्व को पढ़ पाना क्या थोड़ा सा मुश्किल होता है। कर्व में कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कहीं कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, और हम सारे एलिमेंट्स को उस पर प्लेस कर देंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा समझ पाना कि कौन कहाँ पे आ रहा है। तो कर्व को रीड कर पाना, वैसे भी लोग जाते हैं कर्व वगैरह आते तो हम लोग पढ़ते नहीं, ठीक से समझ नहीं आता, तो कर्व को पढ़वाना एक मुश्किल काम होता है, एक टेबल को पढ़वाना एक इजी काम होता है। इसी वजह से क्या है कि लोथर मेयर को हटा लिया गया, है ना। तो मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट वाज मोर एलाबोरेट देन दैट ऑफ लोथर मेयर के कर्व से ज्यादा अच्छा था, ठीक है। ही फुली रिकॉग्नाइज दैट द he fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties to classify the element। तो उन्होंने एक ब्रॉडर रेंज को यूज करा था, क्लासीफाई करा इन्होंने एलिमेंट्स को, उसमें ज्यादा से ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज को, है ना, कंसीडर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर ये कर पाए क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो इस तरीके की ये सारी चीजें थी, और इसमें बाकी सब कथा कहानियां लिखी है। एक चीज ये याद रखनी है इसमें कि थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट। कई बार क्या हुआ कि कुछ चीजों के एटॉमिक वेट को गलत तरीके से मेजर कर लिया गया, बताया जा रहा था स्टार्टिंग से ही, तो उसको करेक्ट किसने करा था, उसको करेक्ट करा था मेंडलीफ ने। क्या करा, मेंडलीफ ने आके कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को गलत तरीके से लोगों ने कर दिया था, निकाल के बता दिया था। जैसे एक चीज होती है बेरेलियम, बेरेलियम का जो लोग बता रहे थे 13 पॉइंट कुछ बता रहे थे समथिंग, है ना, मुझे पूरा याद नहीं, 13 पॉइंट कुछ बता रहे थे, साइंटिस्ट ने बताया था, बट ये गलत था। ये क्या था, गलत था। जब मेंडलीफ आए तो मेंडलीफ ने इसको करेक्ट करा और ये बताया कि बेरेलियम का जो क्या है, बेरेलियम का जो एटॉमिक मास है वो 9 होता है। कितना होता है, 9। तो इसका करेक्शन भी किसने करा था, इसका करेक्शन मेंडलीफ ने अपने टेबल जब लाया मेंडलीफ ने, तो इसका करेक्शन भी करा था। उसका एक मेथड है कैसे करेक्ट करा था वो तो मैं नहीं पढ़ना है, बट इतना याद रखना है कि मेंडलीफ ने इस एक एलिमेंट का एटॉमिक मास को करेक्ट करा था, क्योंकि लोगों ने इनकरेक्ट बताया रखा था। तो भाई चीज ने लिखी है, he ignored the order of atomic weight thinking that the atomic measurement might be incorrect। ये शायद कुछ आगे की बात कर रहे हैं। and placed the element with similar properties together। कई बार उन्होंने क्या करा, इन्होंने हालांकि स्टार्टिंग में क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हम जितने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ना उनको हम एटॉमिक वेट के बेसिस पे कर रहे हैं। किस पे, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम पहले एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, और ऐसा करने से हमें जितने भी एलिमेंट एक दूसरे के नीचे मिल रहे हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ऐसा कर रहे थे। बट उन्होंने क्या करा, कई बार ये चीज फॉलो नहीं करी उन्होंने, कई बार उन्होंने ये चीज फॉलो नहीं करी। उन्होंने कहा कई बार उनको लगा कि इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ में मिल रही है, उन्होंने उसको उसके नीचे रख दिया। और ऐसा करने के बाद क्या हुआ, हमने ये देखा कि इनके एटॉमिक वेट में क्या है, वैसे क्या होना चाहिए, जैसे ऐसा समझो कि 14 के बाद क्या होना चाहिए, 15 आना चाहिए, 15 के बाद क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो जैसे एक होता है हमारे पास होता है आर्गन, क्या होता है आर्गन, और एक हमारे पास होता है पोटेशियम। आर्गन का कुछ 39.5 समथिंग होता है, और इसका कुछ और होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसका एटॉमिक वेट ज्यादा, इसका एटॉमिक वेट कम होता है, और इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं उल्टा बोल दिया, इसका ज्यादा होता है और इसका क्या होता है, कम होता है। तो इसको पहले आना चाहिए था और इसको आना चाहिए था बाद में। इस चक्कर में उन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि उनका जो बेसिस था वो था एटॉमिक वेट, क्या था, एटॉमिक बेस। और उन्होंने को एटॉमिक बेस के बेसिस पर अगर तुम रख रहे हो तो पहले कम एटॉमिक वेट वाला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ज्यादा एटॉमिक वेट वाला आएगा। इस तरीके से चलोगे नहीं चलोगे, पहले कम वाले को रखोगे और दूसरी बात ज्यादा वाले को रखोगे। इसका था शायद कम और इसका था ज्यादा, इसको रख दिया पहले, इसको रख दिया बाद में। तो पहले रखना था इसको और इसको रखना था बाद में, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज्यादा था और इसका था कम, पोटेशियम का। लेकिन उन्होंने रखा ऐसे है, इसको पहले रख दिया, इसको रख दिया बाद में। तो ये हालांकि ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि इसको जिसके साथ रखा है उसके साथ में इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, उसके साथ में इसकी प्रॉपर्टी मैच तो कर रही है, लेकिन तुमने जो बोला था कि हमें एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, वो रूल तुमने फॉलो नहीं करा। तो ये भी इनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, समझ रहे हो। क्योंकि जो अब हम प्रेजेंट की पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं
उसमें हमने आधार यानी कि बेसिस जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर माना, ये सारी बातें क्या है, ऑटोमेटिकली गायब हो गई। ये सारी बातें क्या है, ऑटोमेटिकली गायब हो गई। इन चीजों को हमें फिर देखना नहीं पड़ा। हमें एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट से चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही थी और सही नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर को बेस माना, और अपने आप ही ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से क्लियर हो गई। तो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे मॉडल पीरियोडिक टेबल, तो ये इनकी गलतियां थी इसमें कुछ। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने देखा नहीं, सोचा समझा नहीं, और उन्होंने सीधा प्लेस कर दिया, प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को साथ में रख दिया, और उन्होंने एटॉमिक वेट को ध्यान नहीं दिया, जबकि खुद ही बोल के आए थे कि हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखेंगे। उसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट दैट देन दैट ऑफ टेलुरियम। आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट, किसका, आयोडीन का कम होता है वेट, किससे, टेलुरियम से, ठीक है, वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 7 अलॉन्ग विथ फ्लोरीन। तो ये चीज एग्जांपल इसका लिखा हुआ है, कह रहा है कि आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम। तो टेलुरियम से आयोडीन का वेट क्या होता है, कम होता है। तो टेलुरियम को प्लेस कर दिया किसमें, किसमें प्लेस कर दिया, 6 में, और इसको प्लेस कर दिया किसमें, 7 में। नहीं समझ आ रही बात? एक अरे बार और बोलो। बताइए। हम्म, मुझे लग रहा है मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है मुझे नोट्स बना के पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग। ओके, बिल्कुल निल रिस्पॉन्स है। निल रिस्पॉन्स का मतलब होता है चीजें समझ नहीं आ रही, चीजें समझ नहीं आ रही, है ना ऐसा? आ रही है लेकिन आप भी समझ नहीं। ऐसा समझ आ रही है चीजें? हाँ हाँ सर आ रही है। नहीं आ रही है? क्यों झूठ आ बोल रही है रहे हो? सर। पक्का आ रही है? क्यों? हाँ आ रही है। रिवाइज करेंगे तो फिर पूरा आ जाएगा ना। नहीं, मुझे लगता है कि ना कुछ चीजों को मुझे ना नोट्स से बताना थोड़ा जरूरी, ज्यादा ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो तुम लोग सर कंफ्यूज नहीं रहोगे। ऐसी बात नहीं है। एक बार में बंदा समझ तो लेता है, जब तक रिपीट ना करे तो तब तक पूरा दिमाग में नहीं ना बैठता। तो ये एग्जांपल लिखा है कि आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट, आयोडीन का एटॉमिक वेट कम था देन दैट ऑफ टेलुरियम, टेलुरियम से कम था, वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप, टेलुरियम को ग्रुप, देखो इस टेबल देख लेते हैं एक बार, टेबल होंगे, टेबल 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 टेबल, ये रहे टेबल। देखो टेबल कहाँ, टेलुरियम कहाँ दिख रहा है, कहीं दिखा टेलुरियम? ये देखो, ये रहा टेलुरियम। कितना दिख रहा है टेलुरियम का, टेलुरियम कितना है, 127.6 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब एक बार ध्यान से देखना, हम इसको जब हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, मेंडली बना रहे हैं, तो उन्होंने करा था, बोला था कि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। देखो 107 के बाद 112 आया, सही आया नहीं आया? 112 के बाद 114 आया, सही है नहीं आया? उसके बाद क्या 119 आया, सही है कि नहीं है? उसके बाद 120 आ रहा है, बताओ सही है कि नहीं है? ये चीज सही जा रहा है। उसके बाद 120 के बाद 127 आ गया, और 127 के बाद 126 आ रहा है, ये सही है कि गलत है? क्या है ये? गलत है। तो यही चीज हमें देखना है, गलत है ना ये चीज, कि टेल्यूरियम का एटॉमिक वेट ज्यादा है, आयोडीन का कम है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, टेल्यूरियम को इस साइड होना चाहिए था और आयोडीन उस साइड होना चाहिए था। क्योंकि हमने जो मेंडलीव साहब ने टेबल बनाई थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट बनाई थी, क्या बनाई थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सभी के साथ यही कर रहे हैं, सभी एलिमेंट कैसे रखे, देखो 63 के बाद 65 आया, 65 के बाद 70 आई, ऐसे ही चल रहे हैं ना बढ़ते हुआ, तो ये कम कैसे हो गया, वो चीज समझ नहीं आ रही थी। तो वो यहाँ पे गलती कर दी उन्होंने, यहाँ इन्होंने टेल्यूरियम को पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रख दिया। देखा, उन्होंने करा तो सही है, होता है अपन अब नई टेबल जब पढ़ेंगे ना उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, और ये सही भी है, क्योंकि इसके जो टेल्यूरियम के जो क्या है प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो इस ग्रुप के साथ मिलती है, जहां पे रखा गया है, जहां पे इसको रखा गया है, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मिलती है। रखा सही गया है, अभी जो नई नई वाली टेबल हम पढ़ेंगे
बट लेकिन जो हिसाब से वो बता रहे थे, वो बोल रहे थे एटॉमिक वेट के बेसिस पे हम टेबल बना रहे हैं, उस बेसिस पे क्या बन गई, ये गलत बन गई। तो ये गलती है। होना क्या चाहिए था, इस टेल्यूरम को इस 8th ग्रुप 7th ग्रुप में होना चाहिए था, और इस आयोडीन को कहाँ होना चाहिए था, 6th ग्रुप में होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, समझ आ रही बात? लेकिन ये उल्टा कर दिया उन्होंने, नहीं समझ आ रही बात? वही चीज इसमें ये लिखी हुई है। ये तो फिर सही कौन सा? सही है ये वाली, ये जो देखो कई बार क्या होता है, इनके साथ पता है इन्होंने प्रॉब्लम क्या कर दी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कहा एक शादी में गए, कहा एक शादी में गए, एक शादी फंक्शन में एक दादाजी आए बहुत बूढ़े से, और बोलते हैं कि जो लोग नए नए कपड़े पहनेंगे ना, नए नए कपड़े पहन के आएंगे, उनको हम गिफ्ट देंगे। क्या देंगे? गिफ्ट देंगे। दादाजी ने सबको गिफ्ट मार दिए और दूल्हे को गिफ्ट नहीं दिया, जबकि दूल्हा भी क्या पहन के आया था, नए कपड़े पहन के आया था। दूल्हा को छोड़ के सबको सबको कपड़े दे दिए नए, मतलब नया नया गिफ्ट दे दिया, उसको छोड़ दिया। सेम चीज है, उन्होंने बोला क्या है कि जो कपड़े नए पहन के आया हम उसको देंगे। इन्होंने बोला था कि हम जिन जिन का एटॉमिक, हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे, बोला उन्होंने ये है, और उसी बेस पे इन्होंने रखा भी, रख रहे थे। लेकिन इसको छोड़ कर दिया, फिर इसको भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो, इसको रिवर्स करके रखो। इस नहीं तो बोले कि नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लक्षण किसके अच्छे हैं, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज मिल रही थी, इस वजह से इसको रख दिया। तो ये चीज गलत है, तुमने पूरे में एक ऑर्डर फॉलो करा है और कहीं पे जाकर तुमने बस ऐसा कर दिया कि इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। हालांकि ये टेबल हमें पढ़नी नहीं है, ना ही तुम्हें ये टेबल याद रखनी है। हमें केवल इस टेबल को पढ़ना है और इस टेबल को ही याद रखना है, जो अभी बताऊंगा, इसको बनाना सिखाऊंगा। समझ आ रही बात? इस टेबल में क्या गलतियां हैं, उन्होंने जो पहले स्टार्टिंग में, कुछ लोग अगर प्रयास करते हैं तो उनको प्रयास को हमें पढ़ना चाहिए कि क्या गलती कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे एक टेबल तक बात पहुंची है। अरे तो काय गई, रोटेट हो गया आपने, नहीं समझ आ रही बात? आ रही ना? ठीक है, तो अच्छा, उसके अलावा तो ये चीज अब समझ में आ गई। एक तो इनकी ये गलती थी, कुछ गलतियां हैं उनकी, कुछ अच्छाइयां हैं। कुछ अच्छाइयां क्या थी कि उन्होंने एक गलत एलिमेंट का एटॉमिक वेट लोगों ने बता रखा था, उसको सही कर दिया, बेरिलियम का। ठीक है, एक इनकी ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि भाई तुम बोल रहे थे कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रखेंगे, और तुमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रख दिया एक एलिमेंट को। समझ आ रही बात? बोलो हाँ या ना? उसके बाद उन्होंने कुछ इनकी एक अच्छाई और ये थी, एक अच्छाई ये थी कि उन्होंने जो चीज बोली थी, एक सेकंड ना, उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बात बोली? उन्होंने कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया एडवांस में, कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी स्टार्टिंग में नहीं हुई थी। तो उनको उन्होंने एक अंदाज लगा के बोल दिया कि देखो ये खाली जगह में छोड़ रहा हूँ, भविष्य में इन फ्यूचर ऐसा होगा कि तुम्हें एक एलिमेंट मिलेगा और उस एलिमेंट को तुम इस जगह पे रखना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी, उनके कैरेक्टर ऐसे ऐसे होंगे, इस वजह से मैं जगह छोड़ रहा हूँ, इस खाली प्लेस में, इस पीरियोडिक टेबल में तुम इस चीज को यहाँ पे रख देना, जब वो चीज मिल जाएगी। उसकी डिस्कवरी नहीं हुई तो क्या ये इन्होंने एक तरीके से प्रोडिक्शन दिया था, और प्रोडिक्शन वो बाद में जाके क्या हो गया, सही भी हो गया। क्या हो गया? बाद में सही भी हो गया। ऐसे ही उन्होंने दो एलिमेंट के नाम इसमें लिखे हुए हैं, एक एक्का एल्यूमिनियम और एक है एक्का सिलिकॉन। क्या है? एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वार अननोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी तो उस टाइम पे ना ही गैलियम की खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, गैलियम जो है, गैलियम एक एलिमेंट है, ना ही उसकी एक डिस्कवरी खोज हुई थी, और ना ही जर्मेनियम की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद कोई जानकारी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचर में था नहीं। समझना ध्यान से, अगर हमें कोई चीज पता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेचर में है नहीं। नेचर में था, हम लोग को उस बारे में जानकारी नहीं थी कि ऐसे भी कोई ऐसा कोई एलिमेंट होता है। तो जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम, उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे और गैप अंडर सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे क्या छोड़ दिया? गैप छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उन्होंने ये बोल दिया कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि एलिमेंट, कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी हो जाएगी और उन एलिमेंट के कैरेक्टर इनके जैसे होंगे, ऐसा ऐसे ऐसे कैरेक्टर होंगे, उनके कैरेक्टर भी बता दिए थे, इस टाइप के कैरेक्टर होंगे, तो तुम उनको उठा के और इसके नीचे यानी इस जगह पे रख देना। तो उसमें से एक बोला था, उन्होंने बोल दिया कि एक एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, इसको उन्होंने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया? एका एल्यूमिनियम। और एक को नाम दिया था एका सिलिकॉन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना।
यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। क्या रखना है कि गैलियम और हेलो, आ रही है ना, जल्दी बोलो। गैलियम को रखा कहाँ पे, एक का एल्यूमिनियम के नीचे, और जर्मेनियम को कहाँ रखा, एक का सिलिकॉन के नीचे। बोलो हाँ या ना, नहीं समझ आ रही बात। अब ये एक का सिलिकॉन क्या था, एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन बोला गया किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और एक का एल्यूमिनियम बोला गया किसके लिए, गैलियम के लिए। तो अगर हमने एल्यूमिनियम के नीचे किसको रखा है, एल्यूमिनियम के नीचे हमने रखा है गैलियम को, किसको रखा है, गैलियम को, और एक का सिलिकॉन के नीचे किसको, मतलब सिलिकॉन के नीचे किसको रखा है हमने, जर्मेनियम को। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, उन्होंने क्या बताया था, मेंडलीव साहब ने क्या बताया था, मेंडलीव साहब ने बताया था, मेंडलीव साहब ने प्रोडिक्शन दिया था, ध्यान से, क्योंकि टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आदमी को सोचता है कि लाइन में तो क्वेश्चन दिखाता ही नहीं, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी, हमें तो कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं वहां पे, तो टेबल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या मेंडलीव साहब ने करा, जो एक का एल्यूमिनियम प्रोडिक्शन दिया था, उन्होंने बोला था कि जो फ्यूचर में एक का एल्यूमिनियम मिलेगा उसका एटॉमिक वेट 68 होगा, कितना होगा, 68। ठीक है, जब गैलियम की डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी खोज हुई, डिस्कवर किया गया, तो उसका कितना निकला, 70 निकला, कितना निकला, तो अप्रोक्स में। तो अगर एक स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि जो प्रोडिक्शन किसने क्या बोलते हैं, मेंडलीव साहब ने दिया था, किसके लिए, एक का एल्यूमिनियम को लेके या गैलियम को लेके, क्या उनके एटॉमिक मास एग्जैक्ट सिमिलर उन्होंने प्रोडिक्शन दिया था, एग्जैक्ट सिमिलर प्रोडिक्शन नहीं दिया था। उन्होंने जितना दिया था उसके अराउंड में 70 आया, उन्होंने 68 बताया था, इसका कितना आया था, 70 आया है। ठीक है, और सिलिकॉन के बारे में, मतलब एक का सिलिकॉन जिसको बोला है उसके बारे में उन्होंने बताया था 72। एक का सिलिकॉन किसके बराबर है, जर्मेनियम के। ठीक है, तो अब हम टेबल को एक बार देख लेते हैं और फिर तुम्हें बताने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा समझना। देखो ये रही टेबल, तो कहाँ दिख रहा है, तुम बताओ, एक का सिलिकॉन वगैरह। देखो, एक ये रहा एल्यूमिनियम, उन्होंने कहा एल्यूमिनियम के नीचे की जो जगह थी ना, उसको बोला था उन्होंने एक का एल्यूमिनियम का, बोला था एक का एल्यूमिनियम। तो इस एक का एल्यूमिनियम की जगह पे क्या ढूंढा गया, गैलियम की खोज हुई थी, किसकी, गैलियम की डिस्कवरी हुई थी, एक का एल्यूमिनियम के नीचे, मतलब एल्यूमिनियम के नीचे इस जगह को बोला था एक का एल्यूमिनियम। अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी सी किसकी, जर्मेनियम की। जर्मेनियम बताओ कहाँ दिखा, कहाँ दिख रहा है, जल्दी देख के बताओ, जल्दी से दिखा, अरे बताओ। हाँ ये रहा सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे क्या है, जर्मेनियम। तो देखो सिलिकॉन के नीचे है, तो सिलिकॉन के नीचे इस प्लेस को क्या बोला गया था, एका सिलिकॉन, क्या बोला गया था, एका सिलिकॉन, इस प्लेस को। तो जैसे ही जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई, इस जगह पे क्या रख दिया गया, इस जगह पे जर्मेनियम को रख दिया गया। ठीक है, ये चीज तुम्हें बतानी थी। तो ये जगह उन्होंने खाली छोड़ दी थी और बता दिया कि एक एलिमेंट तुमको ऐसा मिलेगा इस टाइप का, तुम उसको यहाँ रख देना। ठीक है, तो ये टेबल समझ आ रही नहीं आ रही, आगे ना। तो देखो डेंसिटी भी दी थी, देखो डेंसिटी उन्होंने जितना बताया था 5.9 बताया था, जब मतलब डेंसिटी को निकाला गया तो कितना मिला डेंसिटी उस गैलियम का। ये प्रोडिक्शन है, समझ लो, फ्यूचर बता दिया किसी का बिना उसके मिले, बिना उस चीज की डिस्कवरी को उसका फ्यूचर बता दिया गया पहले से। तो उन्होंने बोला था 5.9 होगा, कितना मिला वो, 5.94 मिला। इसके बारे में बोला गया था जर्मेनियम के बारे में 5.5। ये तो वैल्यू याद नहीं रखनी है, ठीक है, नहीं समझ आ रही। उन्होंने बोला था इसका जो प्रोडक्शन दिया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, लो होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना मिला, देखो लो 302 मिला है। ठीक है, कैल्विन में, कैल्विन में ध्यान से, कैल्विन में 302 मिला है। और उन्होंने बोल दिया था इसके बारे में, सिलिकॉन के बारे में, किसका एलिमेंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। देखो हाई मिला कितना, 1200 कैल्विन। नहीं समझ आ रही बात। उन्होंने बोला था कि जो ऑक्साइड मिलेगा, जो चीज तुम्हें मिलेगी ना, उसका ऑक्साइड E2O3 होगा। क्या बोला था उन्होंने, जो जो तुम्हें एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट तुम्हें मिलेगा, उस एलिमेंट का अगर हम ऑक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब उस एलिमेंट की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे ना, तो जो चीज बनेगी ना, उस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, E2O3 होगा। क्या होगा, E2O3। जब वो एलिमेंट मिल गया, जब वो एलिमेंट मिल गया, उस एलिमेंट का जब ऑक्साइड की डिस्कवरी, ऑक्साइड को देखा गया, तो ऑक्साइड में भी क्या मिला, Ga2O3 मिला। क्या E2O3 तो फॉलो कर रहा है, E2O3, बोलो हाँ या ना।
उन्होंने जब ई का सिलिकॉन की बात करी थी तो उन्होंने बोल दिया कि जो ई का सिलिकॉन तुम्हें मिलेगा, उस ई का सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होगा उसका फॉर्मूला EO2 होगा। क्या होगा? EO2। तो जब बाद में देखा गया तो वो GeO2 ही मिला। क्या मिला? GeO2। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? ठीक है। उन्होंने क्लोराइड की बात करा, उन्होंने कहा ई का जो एल्यूमिनियम मिलेगा उसका जो क्लोराइड होगा, अगर हम उस एलिमेंट की जो एलिमेंट हमें डिस्कवर करोगे तुम फ्यूचर में कभी, उस अगर एलिमेंट का तुम क्लोरीन के साथ में अगर रिएक्शन कराओगे ना तो ECl3 टाइप का क्लोराइड बनेगा। ACl3 टाइप का क्या बनेगा? क्लोराइड बनेगा। तो जब एक्चुअल में वो चीज मिलती है नेचर में, जब उसको हम डिस्कवर करते हैं, उसका क्लोराइड बनाते हैं एलिमेंट का, तो हमें क्या मिलता है? GaCl3 टाइप का क्लोराइड बनता है। किस टाइप का? और इसी तरीके से जब उन्होंने ई का सिलिकॉन के बारे में बात बताई थी, उन्होंने बोला था कि ECl4 टाइप का क्लोराइड बनेगा। तो जब बाद में एक्चुअल में मिला, जब देखा गया तो पता चला कि GeCl4 टाइप का क्लोराइड बनता। तो तुमसे ऐसा कभी पूछा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो मेंडलीव साहब ने ई का एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन दिया था, उसमें ऑक्साइड का फॉर्मूला उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था? समझ रहे हो ना? मेंडलीव साहब ने जो क्या है, मेंडलीव ने जो अपना प्रोडक्शन दिया था किसको लेके? ए का एल्यूमिनियम को लेके। ए का एल्यूमिनियम को लेके जो प्रोडक्शन दिया था, बताओ उसमें उन्होंने उस एलिमेंट के ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला दिया था? क्या E2O3 दिया था? हो सकता है तुम इसको याद ना भी रख सको, तो इसको याद रख लो, गैलियम और इसको जर्मेनियम। हालांकि तुम्हें ये याद हो जाएंगे जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, इसी चैप्टर में जैसे हम तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, उसमें इसमें वैसे भी ऑक्साइड वगैरह बनाना सिखाएंगे, तो तुम्हें वहां से बैलेंसी के बारे में बताएंगे। तो बैलेंसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि Ga कौन क्या कैसा सी मतलब कैसा क्लोराइड बनेगा, GaCl2 बनाएगा, GaCl3 बनाएगा, GaCl5 बनाएगा, क्या बनाएगा, वो चीज तुम्हें वहां से पता चल जाएगी। जैसे हम बैलेंसी के बारे में बात करेंगे तो ये चीज तुम्हें वहां से वैसे भी क्लियर हो जाएगी। तुम्हें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज नेचर में मिलती है वही चीज तुम्हें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो तुमसे मेंडलीव साहब के बारे में जैसे ही बात करेंगे तुम्हें ये पता रहेगा Ga की बस बैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, तो इसको 3 बॉन्ड बनाएगा वो, तो GaCl3 बनेगा। तो Go को हटाना, यहाँ पे E लगा देना, ECl3 बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत? तो इसको क्या लिखा है? मेंडलीव predicted not only the existence of gallium and germanium but also described some of their जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया था। उन्होंने यही नहीं बताया कि ये एलिमेंट मिलेंगे नेचर में, उन्होंने ये तक बता दिया कि वो किस टाइप के होंगे, उनका नेचर क्या होगा, उसकी उनके प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उन्होंने ये तक बता दिया था। दीज एलिमेंट वर डिस्कवर्ड लेटर, जब बाद में डिस्कवरी हुई। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड बाय मेंडलीव फॉर दीज एलिमेंट्स आर दोज फाउंड एक्सपेरिमेंटली आर लिस्टेड इन। ये दिया है कि ये उन्होंने प्रोडक्शन दिए थे और ये क्या है उनके, ये एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल से देखा गया तो ये चीज मिली। ठीक है। अरे बोलो। तो ये रही ये सारी बात है, ये रही टेबल के बारे में जितना बताना था उतना मैंने बता दिया। इसमें कितने कॉलम है, कितने रो है, ये सारी बातें, ए बी सेक्शन बना रखा है। ठीक है। ये सारी बातें मैं तुम्हें बता दी। और स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में हालांकि इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, अगर पहले इनके ये टेबल बनाने से पहले अगर इसकी डिस्कवरी हो गई होती, किसकी, किस चीज की, ये नोबल गैसें हैं, क्या है, नोबल गैसेस हैं, तो इसको वो पहले से ही क्या बोलते हैं, नाइन्थ ग्रुप बना देते हैं। लेकिन इसकी लेटर डिस्कवरी हुई थी, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा लेट हुई थी, तो उन्होंने बाद में इसको 0 ग्रुप बना के डाल दिया। ठीक है। अरे बोलो, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलो थोड़ा सा देखते हैं आगे, कितना टाइम हो गया? हो गया टाइम? टाइम हो गया ना? हाँ टाइम हो गया। चलो तो इतना ही रख रहे हैं फिर आज। इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है। इसको एक बार करना, इसको एक बार रीड करना अच्छे तरीके से, और मैं कोशिश करूंगा इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है। उसके बाद हम कल से पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को समझना ज्यादा जरूरी है रेदर देन जो हम अभी पहले पढ़े हैं। वो समझ में अगर आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो भी अच्छी बात है, बट यहाँ से कोई डाउट या कोई ऐसी चीज नहीं चलेगी। ये अच्छे समझ में आना चाहिए, और ये टेबल पूरी बनानी सीखनी है, हमें पूरी बनानी सीखनी पड़ेगी। यहाँ से बनानी सीखेंगे हम, मैंने तुम्हें कि तुम्हारे हमको ये क्या बोलते हैं, इसके कैसे हम नंबर याद रखेंगे, कैसे 1 2 3 है ना,
हालांकि गिनती है पूरी, तो गिनती तो याद रख ही सकते हैं ना, याद रख सकते हैं, लेकिन कौन सी गिनती किस जगह पे आएगी वो तुम्हें करना सिखाऊंगा। इसके अलावा हम कैसे, मैं बोल दूं तुमसे कि तुम मुझे आई 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 आर, फिर इसका यूरेनियम का, इसका तुम मुझे एटॉमिक नंबर बता दो, तो कैसे बताओगे? तो ये सब करना भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, वो कल कल सीखूंगा, कल पूरा हम इसी पे देंगे एक टेबल पे, कल पूरे इस एक टेबल को समझना है, पूरा पूरा घंटे बाद ना इस टेबल को समझने में लगाना है, ठीक है? तो आज जितना बताया उसको रीड कर लेना, और अब बायोलॉजी की एनसीईआरटी भी रीड करो, समझो, और शाम को फिजिक्स की क्लास कब चलेगी? शाम को चलेगी। सर आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हो उसका, बायो का? किसमें?